चलिए, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का भारतीय संविधान का आज हम लोग का 23वां क्लास है। यानी भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्लास कौन सा है? 23वां क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संघीय संसद के बारे में, और कह लीजिए कि राज्यसभा या उच्च सदन में इसे भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग को क्लास रहने वाला है। तो आप लोग जितने भी ट्यूशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो सारे लोग जो कि ऑनलाइन आ जाइए, लाइव क्लास अटेंड कीजिए। आप लोग भी बैठ जाइए आप लोग। हाँ, तो आज हम लोग क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कि बता दें कि भारतीय संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और हम लोग का आज क्लास जो होने वाला है संघीय संसद के बारे में। चलिए, सबसे पहले संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो आप देखेंगे जो संघीय संसद को इंग्लिश में फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं। क्या है? फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं अपनी? फेडरल पार्लियामेंट। और भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत जो कि संसद बन उसकी क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। या कह लीजिए कि यूनियन जो कि लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। क्या है? यूनियन लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत जो कि जैसा कि प्रस्तावना में संघ का उपयोग किया गया है, और भाग 1 के अनुच्छेद जो कि 1 है उसमें भी कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ठीक है। यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी कहा गया है। और इसमें स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया गया है कि जो कि देश बना है वो राज्य की समझौता पर, किसी भी समझौता पर नहीं बना है, बल्कि यह किसी भी राज्य को समझे कि अलग होने का ये अधिकार भी नहीं देता। ये स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 1 में भी घोषणा कर दिया गया है, ना कह दिया गया है। कहने के तात्पर्य यही नहीं है कि यूनियन ऑफ स्टेट यानी क्या है, कोई बात है। स्पष्ट घोषणा होता है कि देश किसी राज्य के समझौता पर नहीं बना, बल्कि किसी भी राज्य को भी कह लीजिए कि अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो कि संघीय संसद यानी संसद भवन का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो आप देखिएगा कि 79 में, यानी आपको देखिए 79 में इसका उल्लेख है कि संसद कैसे है। तो संसद का 3 अंग होता है, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये तीनों मिला क्या है? संसद भवन या कह लीजिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। बात समझ आ रहा है जी? हाँ, तो किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो यह 79 में यानी 79 में उल्लेखित है। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के बारे में या उच्च सदन के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस राज्यसभा का जो चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो 80 में चर्चा किया गया है, ठीक है। जो कि अनुच्छेद 80 है, इसमें चर्चा किया गया है कि राज्यसभा के बारे में जितने सदस्य क्या है, क्या फॉर्मेलिटी होगी, सब पूरा इसमें चर्चा किया गया, ठीक है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कि अधिकतम जो कि देखिएगा सीटों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है? हाईएस्ट से हाईएस्ट तो आप देखिएगा 250 सीट हो सकता है, ठीक है। में चर्चा किया गया है तो 80 में चर्चा किया है। देखिएगा कि अभी वर्तमान में कितने सीट है। तो आप देखिएगा कि वर्तमान में 245 राज्यसभा में सीटें हैं, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति अपने कोटे से मनोनीत करते हैं, ठीक है। हम 12 ऐसे सदस्य को राष्ट्रपति अपने कोटे से मनोनीत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किस किस अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि समाज सेवा से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, साहित्य से होते हैं और कला से होते हैं, जो इस क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान, अलग अनुभव के कारण जाने जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, ठीक है। 12 ऐसे व्यक्ति को, शेष जो अब 245 में से 233 बच गया है, उसी देखिएगा सदस्य क्या करते हैं? इस संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति जो देखिएगा कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, तो वो देखिएगा SB जो कि कृष्णा मूर्ति राव थे, ठीक है। और इससे पहले आपको बता देते हैं, हम लोग क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि राज्यसभा का सबसे पहले गठन कब किया गया था। तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था।
और पहला जो बैठक हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को, ये राज्यसभा का पहला बैठक हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया जी। कब कब हुआ था, तो इसका जो कि गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। 13 मई 1952 को पहला बैठक हुआ था। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लास को प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्लास को प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा के, ठीक है, जो कि सदस्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है, राज्यसभा के सदस्य के, क्योंकि देखिए न्यूनतम उम्र कितना, अगर राज्यसभा में आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका आयु कितना होना चाहिए, तो आपका आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा में आपका आयु कितना 25 वर्ष होता है, कंपल्सरी रहता है ना जी, उतना ही आपका राज्यसभा में आपको 30 वर्ष कम से कम आयु चाहिए। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं कि राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता है। क्या है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसके जो कि सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का, वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। और देखिएगा हर एक जो कि 2 साल पर 1/3 ना, क्या 2 साल पर नहीं 1 साल पर, इसे 1/3 सदस्य क्या होता है, सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, जैसे एक सपोज कीजिए कि राज्यसभा में 6 व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या होगा कि हर एक साल उसमें से 2 व्यक्ति सेवानिवृत्त यानी पद के हटते रहेंगे और दूसरा आदमी उस पर भरते रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है, यानी एग्जाम्पल थ्रू बताए हैं आपको कि सपोज कीजिए कि आपको राज्यसभा में 6 आदमी है, तो हर एक वर्ष में 2 व्यक्ति उसमें से क्या सेवानिवृत्त होते रहेंगे। उनके ये कार्यकाल कितना साल का रहता है, एक सदस्य का तो 6 साल का रहता है। ठीक है, उसी के हिसाब से आदमी अति करता है, जो कि प्रति 2 वर्ष पर क्या होगा, सेवानिवृत्त होते रहता है 2 वर्षों पर। और ये कब किया गया था, अनुच्छेद जो देखिएगा 83 जो है ए में ये कहा गया है बात को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सब राज्यसभा और सभापति और उपसभापति के बारे में। तो अनुच्छेद जो देखिएगा 89, क्या है, अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि भारत का जो कि उप राष्ट्रपति जो होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, क्या है, भारत के जो कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो क्या होते हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा यानी जो कि उच्च सदन है उसका पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं कि राज्यसभा जो कि यथाशीघ्र अपने समस्त सदस्यों में से किसी एक को क्या करे, अपना उप सभापति चुन ले। क्या करे, अपना समस्त सदस्य जितने समझे कि 233 है उसमें से किसी एक को क्या है, अपना उप सभापति चुन ले। और ये जब तक रखे, ठीक है, उसके बाद अगर उप सभापति के पद रिक्त होता है तो अन्य जो सदस्य हैं उसमें से किसी एक को क्या करें, अपना उप सभापति चुन ले। ठीक है, वही पर हम लोग बात करते हैं अपनी कि आप उप सभापति एवं पद रिक्त जो होता है या पद त्याग कर लीजिए या हटाने जाने की प्रक्रिया, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये अनुच्छेद 90 में कहा गया है। इसमें कहा गया कि देखिए उप सभापति यदि राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना उनको पद को त्याग करना होगा। क्या करना होगा, पद को त्याग करना होगा। ठीक है, सभापति, ठीक है, सभापति को संबोधित करके जो कि उपसभापति या सदस्य जो है अपना पद को त्याग करेंगे, संबोधित करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, सभापति को देंगे। ठीक है, किनको देंगे, तो अपना जो कि पद अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे। वहीं पे बात हम लोग करते हैं कि राज्यसभा के जो कि तत्कालीन जो कि समस्त सदस्यों का बहुमत से पारित, ठीक है, संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए जो कि सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति के प्रति अगर हटाने का जो प्रस्तावना है, अविश्वास प्रस्ताव हो चाहे कोई ऐसा प्रस्ताव हो, तो जिस व्यक्ति पर आप लाना चाहते हैं राज्यसभा में, उनको कम से कम इस बात की जानकारी 14 दिन पहले होनी चाहिए। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले इस बात की उनको जानकारी होना चाहिए। या सभापति हो या उप सभापति हो या कोई अन्य सदस्य, उनको इस बात की जानकारी 14 दिन पहले होनी चाहिए। ठीक है,
जबकि सभापति या उपसभापति पद से हटने का संकल्प जो देखिएगा ये आपको विचारधारणीय होता है। और इस विचारधारणीय में आप देखिए जो पीठाधीश यानी जो सभापति होते हैं, इस विचार में उनका कोई रोल या कोई सुझाव उझाव नहीं रहता है। क्या है? इसमें उनका कोई सुझाव उझाव नहीं रहता है। ठीक है, क्या इसमें जो किसी के प्रति अगर जैसे शेड्यूल बनता है कि इनको इस तरह हटाना उटाना है, तो उसमें जो पीठाधीश यानी जो सभापति होते हैं, चेयरमैन, उनका इसमें कोई हाथ नहीं रहता। और ये किस भाग में अनुच्छेद में कहा गया है, तो देखिएगा ये अनुच्छेद या ये आर्टिकल 92 में प्रयोग किया गया है, ये कहा गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद जो देखिएगा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि ये लोकसभा के प्रति दायित्व होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल जो कि 249 के बारे में। ठीक है, देखिए कहता है कि आर्टिकल जो 249 है, इसके अनुसार यदि राज्यसभा, ठीक है, यदि राज्यसभा देखिए हाँ, राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का होता है। यानी कहने के तात्पर्य आप लोग राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में हम आपको बताए हैं। उसमें राज्य सूची में ये कह रहे हैं कि जो राज्यसभा है, समस्त उपस्थित जो सदस्य है और मत देने वाले सदस्य, उनको 2/3 बहुमत से कोई विधेयक या प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, तो ये घोषणा भी करता है उस पारित में कि राज्य सूची में जो उल्लेखित कोई भी विषय हो, उस पर क्या है, राष्ट्रपति अपना राष्ट्रीय महत्व का कोई कानून केंद्र सरकार बना सकती है। बाकी ये बेसी दिन के लिए कानून नहीं बना सकते, अधिकतम वर्ष 1 वर्ष का हो सकता है। यानी कह लीजिए कि संसद भवन अगर राज्य सूची में कोई कानून बनाती है, तो उनका जो कानून कितने वर्ष तक उसमें लागू रहेगा, 1 वर्ष तक लागू रहेगा। अगर फिर 1 वर्ष के बाद और आगे बढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं कि सिचुएशन अच्छा नहीं हो पाया जितना आदमी सोचा या ज़रूरी है, तो फिर संसद उसको संशोधन करके फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसी तरह करते 5 साल रखे, 6 साल रखे, या साल भर में खत्म, वो अलग बात है। ठीक है, बाकी एकदम में कितने वर्षों तक ये कानून बन सकती है, तो महज आप कह लीजिए कि एकदम में 1 वर्षों तक ही क्या कर सकता है, कानून ये बन सकता है। ठीक है, उसमें हम लोग बात करते हैं संसद उस विषय पर अस्थायी रूप से कानून नहीं अस्थायी रूप से कानून नहीं बना सकती और अस्थायी रूप से कानून बना सकती है, और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्षों से अधिक का नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद जो कि 109 के 1 के बारे में। क्या अनुच्छेद 109 के 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा धन विधेयक के बारे में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। कहने के तात्पर्य कि अगर कोई धन विधेयक अगर राज्यसभा में गया और राज्यसभा उसको क्या करे, खारिज कर दिया या वापस कर दिया, तो उसको पुनः राज्यसभा में उस पर विचार करने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 109 के 1 कहता है कि धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, राज्यसभा कि केवल सिफारिश करने का अधिकार है, बल्कि उसमें कोई संशोधन या किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उसमें क्या करेंगे, राज्यसभा सिर्फ क्या करेंगे, अपना सिफारिश करेंगे, और जो सुझाव देंगे ये लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिस तरह देखिएगा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद भी सलाह देता है किसी विषय पर, एवं सुप्रीम कोर्ट भी उस विषय पर सलाह देता है। बस देखिएगा राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट को बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनका मन करे तो उस कानून सुझाव को मान सकते हैं या अर्थ उनको खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह देखिएगा अगर धन विधेयक पर राज्यसभा अगर किसी प्रकार का लोकसभा को सुझाव या विचार देती है, तो अगर लोकसभा के अच्छा लगे तो क्या मान सकते हैं, अन्यथा उसको नहीं मान सकते। इसके लिए देखिएगा राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। जो प्रस्ताव धन विधेयक भेजा देता है राज्यसभा में, तो उनको 14 दिन
क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है कि आप इस विधेयक को अपना सहमति दें, ठीक है, क्या करें, अपना सहमति दें। और इस 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा के प्रति कोई समझ लीजिए कि प्रक्रिया नहीं आता है या उसको विधेयक को वापस नहीं किया जाता है, तो मान लिया जाता है ऐसा कि राज्यसभा क्या क्या है, इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया है, क्या क्या है, पारित कर दिया गया है, ठीक है। और राज्यसभा धन विधेयक, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें क्या, अब इसलिए हम कह रहे कि राज्यसभा के कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको पारित करने के अलावा। और ये क्यों है, तो आप देखेंगे यहाँ कि राज्यसभा धन विधेयक को ना ही तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसे उसमें कोई बदलाव या संशोधन कर सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है, अगर आप एक बार राज्यसभा उस विधेयक को क्या कर, या प्रस्ताव को अगर भेज भी देती है तो दोबारा वहाँ राज्यसभा में जाएगा नहीं, और जब किया तो नहीं राज्यसभा उस पर कोई संशोधन कर सकती है, न बदलाव कर सकती है, ठीक है, और ना ही उसको क्या करती है, अस्वीकार भी नहीं कर सकती है। और तीसरा नंबर बात कि ना ही अगर कोई राज्यसभा धन विधेयक या किसी विधेयक अति पर अगर सुझाव अपना दे पा रही है तो लोकसभा इसको मानने के लिए भी कोई बात नहीं है, तो उनका पहले कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि चलो क्या है, पारित कर दिया जाता है, ठीक, क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। वहीं पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति एक वर्ष में क्या है, राष्ट्रपति एक वर्ष में राज्यसभा को 2 बार सत्र को आहूत करती है, क्या करती है, राष्ट्रपति एक वर्ष में सत्र को 2 बार आहूत करती है, ठीक है। एक सत्र का देखिएगा कि प्रथम सत्र में अंतिम में, ठीक है, क्या एक अंतिम में और एक वर्ष के फर्स्ट में बुलाती है। और इस दोनों बैठक में देखिएगा कि 6 महीने का अंतराल रहता है, कितने दिन का, 6 महीने का, ठीक है। तो वही क्या है कि राष्ट्रपति कम से कम 2 बार राज्यसभा के अधिवेशन को क्या करते हैं, सत्र में आहूत करती है। राज्यसभा का एक सत्र का अंतिम बैठक तथा अगले सत्र का प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने का क्या है, अंतर रहता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़िया से आपको बता दिए राज्यसभा का, आराम आराम से स्कूल करके आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि अब प्रधानमंत्री के बारे में कि राज्यसभा से कौन कौन व्यक्ति हुए जो प्रधानमंत्री बने थे। तो आप देखिए फर्स्ट जो देखिएगा इंदिरा गांधी, क्या है, इंदिरा गांधी जो कि 1966 से लेकर 67 के 1 वर्ष का उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री बने थे। जो उस समय किस सदन से थे, तो राज्यसभा से, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि HD देवगौड़ा, ये भी क्या है, राज्यसभा के सदस्य थे कि प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद देखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा से ही थे। उसके बाद देखिएगा कि एक और व्यक्ति होते हैं, 3-4 व्यक्ति हैं, RK गुजराल, ठीक है, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। अब हम लोग बात करते हैं कि संसद भवन, तो संसद भवन का आपको पता है कि कैसे बना था, कब बना था, तो इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। तो देखिएगा राजभवन, संसद भवन ने देखिएगा एक वृत्ताकार आकृति में ये बना है, ठीक है। और डिजाइन या आर्किटेक्चर कौन थे इस संसद भवन को बनाने वाले, तो उनका नाम देखिएगा सर एडविन लुटियन, ठीक है, सर एडविन लुटियन। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेडब्रेट, ठीक है, हेडब्रेट बेकर, जिन्होंने दोनों आदमी ने मिलकर देखिएगा कि 1912 से लेकर 1913 के बीच में इस चीज़ का पार्लियामेंट का उन्होंने डिजाइन किया था, आर्किटेक्चर किया था। और इस पार्लियामेंट के बनने का नींव कब रखा गया था, तो देखिएगा 1921 को, हम 2000 कर रहे हैं, 12/2/1921 को संसद भवन का नींव डाला गया था, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि संरचना के आधार पर बाहरी जो पिलरें है उसमें देखते हैं परिधि, उसमें 144 ग्रेनाइट पत्थरों का पिलरों पर ये बना है, 144 ग्रेनाइट पत्थर के पिलरों पर ये बना है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं राज्यसभा में जो प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि अंडमान निकोबार एवं चंडीगढ़ हो गया, दादर एवं नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया और लक्षद्वीप हो गया, इस समय अभी प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज के क्लास आपको समझ में आया होगा। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास जो अब हम लोग का होगा वो हम लोग का होगा लोकसभा पर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।